टुडे इज़ 15 Feb एंड दिस इज़ योर फुल टेस्ट वीक। आई होप आपने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 बहुत ईमानदारी से, बिल्कुल सिंसियरिटी से आपने अटैम्प्ट किए होंगे। जितनी ज़्यादा सिंसियरिटी आप अपने टेस्ट, मॉक टेस्ट में, ये जो आपको टेस्ट मिल रहे हैं, इनको अटैम्प्ट करने में दिखाओगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा मेन टेस्ट में। इसमें आपके मार्क्स कम आए ज़्यादा आए, बस आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है। जो फुल टेस्ट है वो सिर्फ इसलिए है कि आप अपनी गलतियाँ देख सको। आपने मान लो कोई बीम का डिज़ाइन समझा और आपको ऐसा लगा कि ये बीम का डिज़ाइन मैं एग्ज़ाम में भी कर दूंगा। जब आप इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, तो अपनी जब रफ कॉपी में आप प्रैक्टिस करते हो, तो ऐसा होता है कि वहाँ पे आपसे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपको कहीं पे भी आप स्टेप भूलते हो तो आप रिकॉल कर लेते हो अपने सॉल्यूशन में जाके, या फिर आप कर भी देते हो जब आप फ्लो में होते हो। लेकिन जब कई सारे क्वेश्चन, मिक्स टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं और वो क्वेश्चन कुछ नया होता है, तो आप कहीं पे स्टेप पे भूल जाते हो। तो वो जो क्वेश्चन आप मेन एग्ज़ाम में भूलने वाले थे कि हाँ आप 4 स्टेप तक पहुंच गए, उसके बाद आपको आ ही नहीं रहा है समझ में कि आपको क्या करना है, ये मेंस एग्ज़ाम में होगा आपके साथ अगर आपने फुल टेस्ट नहीं दिया। तो फुल टेस्ट दे के 10 फुल टेस्ट हैं आपके पास टोटल, जो मैंने कंपाइल किए हैं डिफरेंट कोचिंग्स के। तो आप जब घर पे ही वो टेस्ट दोगे, और जो भी आपकी पॉसिबल गलतियाँ होंगी जो आप करने वाले होंगे मेंस एग्ज़ाम में, उनसे पहले ही घर पे ही वो आप गलतियाँ कर दोगे, तो मेंस एग्ज़ाम में आप उन सब चीज़ों से बच जाओगे। तो फुल टेस्ट 3 का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट कमेंट जो मैं पिन कर दूंगा अपना, उसमें भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। आपको किसी ग्रुप में कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहीं से क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अब इस वीडियो के अंदर मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा फुल टेस्ट को देने की। प्लस आप न्यूमेरिकल में कई बार एक्यूरेसी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ गलत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो आंसर निकाल दिया बस उसको करके हम आगे बढ़ जाते हैं, उसको मतलब हमें फील भी नहीं आती कि ये सही है कि गलत है। तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपके मतलब बताना चाहूँगा। प्लस कुछ कैलकुलेशंस जो आपको कैलकुलेटर से कर सकते हो, ऑल्दो मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं, लेकिन फिर मैं अभी 2-3 कैलकुलेशंस को एक साथ बता दूंगा। क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, कि आपके सामने पेपर आया तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा। आपने कुछ अपने लिए कुछ अलग से कुछ बना रखा होगा तो आप उसको ही फॉलो करना। और आपको रिवाइज़ कैसे करना है, क्योंकि पहले मैं रिवीजन की वीडियोस बना रहा था आप लोगों के लिए, आपको डेली टॉपिक्स देता था। तो अब मैं टॉपिक्स नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि 19 फ़ेब को मेरा भी ईएससी का एग्ज़ाम है और उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपकी तैयारी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं आपको एक ही वीडियो में सब चीज़ें बता रहा हूँ, और आपकी प्रिपरेशन के लिए ही मैंने ये सब टेस्ट कंपाइल किए हैं, ताकि आपको डेली एक नया टेस्ट मिले, ताकि एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल ऐसा कुछ नयापन ना लगे। आपको ऐसा लगे कि हाँ ये टेस्ट तो हम डेली दे रहे थे, ये भी एक नया मॉक टेस्ट है जो आप एसएससी जेईई का एग्ज़ाम दोगे। तो पहले तो रिवाइज़ का मैं बता देता हूँ। देखो, अब नई नई वीडियोस तो नहीं आएंगी आपके लिए कि आपको मैं डेली कोई टॉपिक बताऊंगा। आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे अभी आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा बढ़ चुका होगा, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि जैसे मैंने डे 22 शायद तब तक मैंने वीडियो बनाई है, आप क्या कर सकते हो कि शुरू की 2 या 3 वीडियो देखो, या फिर उनकी स्टार्टिंग में ही मैं पहले ही पेज के ऊपर लिख के रखता हूँ सारे टॉपिक। वीडियो को ओपन करो, डे 1, डे 2, डे 3, तीन तीन डे के टॉपिक्स नोट कर लो, और उसके बाद उनको प्रैक्टिस करो, उनको एज अ फुल टेस्ट लगाओ। उसके बाद अगले दिन डे 4, डे 5, डे 6 अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, कि आप अगर जो 5 दिन के टॉपिक एक साथ कर सकते हो तो उनको नोट डाउन कर लो, और इस तरह से कर सकते हो। मतलब नए जो मैं टॉपिक दूंगा वो भी वही होंगे। इससे अच्छा ये है कि आप पुरानी वीडियोज़ को देखो, उसमें ही स्टार्टिंग में आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, उनको इकट्ठे करो डे 1, डे 2, डे 3 करके, और उसके बाद उसी दिन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो रिवाइज तो आपको ऐसे करना है। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। तो मैं इसका एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको, कि आपने जो टेस्ट 1 दिया होगा, तो टेस्ट 1 में मैं पहले बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस थे, अभी देख के कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी। तो टेस्ट 1 में किस तरह से आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, मतलब कोई भी फुल टेस्ट आपके सामने आएगा तो कैसे अटैम्प्ट करना है, मैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। अब तो जो टेस्ट 1 था आपका, तो मैंने इसको इस तरह से उतार लिया। अब इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे साफ साफ ये उतारना पड़ा। अगर मैं खुद टेस्ट देता ये, तो मैं क्या करता, फर्स्ट ए सेटलमेंट को मैं डेल्टा लिख लेता, ड्यूटी को ड्यूटी 8.64 बी बाई डेल्टा इस तरह से लिख लेता, डिफेक्ट्स ब्रिक्स लिख देता यहाँ पे, बायंसी को बायंसी जी एम ऐसे करके कुछ लिख देता, ठीक है, ट्रेवर्स लिख देता, सुपर एलिवेशन को ई लिख देता, ठीक है। तो इनको मैं इस तरह से लिख लेता, और ये मुश्किल से मुझे लग रहा है 2 मिनट में मैं ये सब चीज़ें लिख लेता। लेकिन इससे क्लियरिटी कितनी आती वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जैसे ये फर्स्ट के ABCD ये सब लिख लिए और साथ में उनके नंबर लिख लिए, तो अब आपके सामने है पूरा पेपर।
आप जब आपके पास पेपर आएगा तो आप उसको पलट पलट के देखोगे तो उसमें सही में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा आपका। आप अगर इस तरह से लिख लोगे, एक बार ट्राई कर लेना मॉक टेस्ट में खुद से, इसको ऐसे शॉर्ट में लिख लोगे तो आपके सामने होगा कि आपको कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। क्योंकि क्वेश्चन आपने चूज़ नहीं किया कौन सा आपको अटैम्प्ट करना है सही से, तो टाइम नहीं बचेगा आपके पास वापस से आने का चीज़ों में, कि आप एक स्टार्ट कर दोगे फिर सोचोगे ये तो बाकी पार्ट मुझे इसके आते नहीं है, तो काट के फिर दूसरा करोगे तो इसमें आपका टाइम पूरा निकल जाने वाला है। तो जैसे पहला पार्ट सेटलमेंट, ड्यूटी डेल्टा, डिफेक्ट्स, ब्रिक्स, अबायंसी, बहुत बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन टाइप के लग रहे हैं मुझे। ठीक है, मैं क्या कोई भी इसको कर देगा तो मैं पहला टिक कर दूंगा कि हाँ ये चारों मुझे आते हैं, मान लिया। सेकंड पार्ट ट्रेवर्स, सुपर एलिवेशन, डिफेक्ट्स इन टिम्बर्स, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है तो हम इसको कर सकते हैं। जो बहुत जनरल क्वेश्चन लगे आपको, क्योंकि आपको एक ही छोड़ सकते हो, बाकी के 5 आपको करने हैं। जो आपको लगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा है कि इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, उसको ही छोड़ सकते हैं। जो जनरल है उसको तो करना ही है आपको। ऐसा मत सोचना इसमें थ्योरी है तो इसलिए छोड़ना पड़ेगा इसको, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो लग रहा है कि जिसके सारे पार्ट्स आपको आते हैं थोड़ा थोड़ा भी, तो उसको ही करना। तीसरा, जैसे बीम है, WSM से डिज़ाइन करना है, कॉलम को डिज़ाइन करना है, थ्योडलाइट के पॉइंट लिखना है, प्लेट लोड टेस्ट। हाँ, इसमें दिक्कत आ सकती है कि कई बार कि आपने WSM से किया है कि नहीं और ये 20 नंबर का है, तो इसके ऊपर स्टार लगाओ कि हाँ शायद ये भी छोड़ सकता हूँ मैं। कॉलम में भी आता है डिज़ाइन कि नहीं, वो देख लेंगे। थ्योडलाइट पॉइंट नहीं आते, चलो ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट में क्या लिखूँ ज़्यादा, ठीक है, ऐसा लग सकता है कि थर्ड वाला छोड़ सकता है। आगे चलते हैं। अर्थ प्रेशर बहुत प्रैक्टिस किया, मान लो ये हो सकता है। वेन शेयर टेस्ट हो सकता है। सैटलिंग, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लॉसिस ऑफ कैनाल जनरल क्वेश्चन, चौथे में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमें सिर्फ तीसरे क्वेश्चन में दिक्कत आई है, मान लो। पाँचवा क्वेश्चन कनेक्शन, कनेक्शन दे रखा है, और उसके बाद ये कौन सा था, आउट ऑफ प्लेन कनेक्शन था, टेंशन मेंबर था, डार्सी के वाला तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, सभी कर देंगे। लेकिन हाँ, इन दोनों में दिक्कत आ सकती है कि कनेक्शन में स्टील में लगभग बच्चों को दिक्कत आती है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो इसको भी स्टार कर लेंगे हम। उसके बाद ये क्या है, SFD BMD बना सकते हैं, पेल्टन का शायद छूट जाए, लेकिन QU और एस्टिमेशन तो छठा भी हो सकता है। मान लो ACD तो हो ही सकता है, पेल्टन को बाद में देख लेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से पूरा क्वेश्चन रिजेक्ट नहीं कर देंगे। तो हमने अब तक ये डिसाइड कर लिया, तो ये सब हो जाएंगे हमारे से। अब तीसरे में और पाँचवें में हमें दिक्कत है, तो इसको बाद में देखेंगे। हाँ, ये रफ वर्क कहाँ करोगे आप, आपके पास जो कॉपी मिलेगी आपको मेन एग्जाम में, उसके लास्ट में रफ वर्क का पूरा वहाँ पे दिया हुआ होता है, तो आप वहाँ पे रफ वर्क कर सकते हो। तो इससे आपने 5 मिनट के अंदर ये डिसाइड कर लिया कि आपको 4 क्वेश्चन कौन से करने हैं। ये वाला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन और छठे क्वेश्चन में, आप थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन में आप बाद में डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ पे जाना है, क्या करना है। उसके बाद पेपर अटैम्प्ट करना स्टार्ट करोगे। पेपर का पहला क्वेश्चन वो होना चाहिए जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, जिसमें आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जैसे सेटलमेंट है, इसमें थोड़ा सा आपके पास क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा, एक बार देख लेना। मान लो ये आपको नहीं आता, आप इसके अंदर इसमें जो अटैम्प्ट करोगे। हाँ, एक और चीज़, कभी भी ये मत सोचना कि थ्योरी जो है आपको बिल्कुल लास्ट में अटैम्प्ट करनी है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। जैसे आपने सेटलमेंट का क्वेश्चन सोल्व कर दिया, अब ड्यूटी डेल्टा का, इसमें थोड़ा सा थ्योरी भी है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी है, तो ड्यूटी डेल्टा के बारे में कुछ भी जानते हो ना, तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं लिख दो। ऐसा मत सोचना कि बाद में बहुत अच्छे से बना के लिखूंगा, इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। टाइम बिल्कुल शॉर्ट ही पड़ेगा। अगर जो आपको पूरा पेपर आता है, अगर आपको पूरा 300 नंबर का टाइम करना है, तो बाद में वापस लौटने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ड्यूटी डेल्टा के बारे में तभी लिख दो, डिफेक्ट्स इन ब्रिक थोड़ा सा लिख दो वहीं पे, बाद ऊपर ऊपर के पॉइंट्स लिख दो जो जो आपको तभी याद आ रहे हैं, बाद में उनको पूरा कंप्लीट बाद में कर लेना। ठीक है, ये कर सकते हो। बायनेंसी के बारे में थोड़ा बहुत लिख दो, उसकी डायग्राम बना दो और उसके आगे बढ़ो, उसको कंप्लीट करने वापस आ सकते हो। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में कुछ लिख दो उसके लिए जो आपको तुरंत पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं, जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, सोचना ना पड़े। सोचने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपने अभी देख लिया बायनेंसी के बारे में लिखा, उसके बाद सोच रहे हो कि अब क्या लिखूँ, तो अगले क्वेश्चन पे चलो। जब आप कर रहे होंगे क्वेश्चन, तो बाद में आपके दिमाग में अपने आप ही चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ कि SFD BMD जो क्वेश्चन होता है, लगभग बच्चे सीधा कूदते हैं SFD BMD करने के लिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि SFD BMD थोड़ा टिपिकल हो सकता है और उसमें टाइम लग सकता है, तो बिल्कुल मत करना पहला क्वेश्चन ये। रीज़न इसका ये है कि अगर आपने SFD BMD मान लो आपने बना भी दिया और आपके 15 से 20 मिनट निकल गए इसमें, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, कि ऐसा लगेगा कि 15-20 आधा घंटा निकल गया और मैं सिर्फ SFD BMD ही बना पाया हूँ। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बिल्कुल रटे हुए हैं, जो आपको बिल्कुल पेन मतलब आया क्वेश्चन हो, आपने करते ही चले गए, 5 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे सेटलमेंट वाला कर सकते हो, इतना टाइम नहीं लगेगा। इसकी न्यूमेरिकल में ड्यूटी डेल्टा जल्दी हो सकता है। डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक ऊपर से पॉइंट लिख देना। ट्रेवर्स का क्वेश्चन है, सिंपल कोस्टीटा सबको जीरो, साइन टीटा सबको जीरो, ये करके आपको सीधा आंसर आ सकती है इसके अंदर। सुपर एलिवेशन का बिल्कुल तुरंत हो जाएगा। डिफेक्ट्स एंड टिम्बर्स ये कर सकते हो, इनके बारे में लिख सकते हो, इनकी लिमिट। ऐसे मत सोचना कि बाद में आयरन के बारे में बहुत कुछ लिखना, स्टार्टिंग में लिख देना, हीमोग्लोबिन में जरूरत होती है, इसकी लिमिट इतनी होती है, ये होता है, बस स्टार्टिंग में ही करना है सब चीज़ें आपको। ठीक है, तीसरा पॉइंट जैसे आप छोड़ने वाले थे, अर्थ प्रेशर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम लग सकता है इसके अंदर, तो स्टार्टिंग में अटैम्प्ट मत करना उसको। ठीक है, वेन शेयर का है, आपको थ्योरी याद है इसकी, और वेन शेयर का इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो अटैम्प्ट कर सकते हो। सेटलिंग, लॉसिस,
ठीक है। SFD PMD फिर आ सकते हो इन सब चीज़ों पे जब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ शुरू के 1 घंटे में मैंने इतना अटैम्प्ट कर लिया कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है अब, अगर जो आगे का 1 घंटा भी मैं सही करूँगा। ठीक है, तो ये आपकी अटैम्प्ट करने की बिल्कुल टेक्निक ये होनी चाहिए। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप 10 टेस्ट दोगे तो आप बिल्कुल इंकलकेट करोगे सभी चीज़ों को कि कैसे आपको वहाँ पे आपकी अप्रोच होनी चाहिए। हर बच्चे की अपनी अप्रोच होगी। ये मैं बस एक आपको एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, इसको आप डेवलप करोगे अपने हिसाब से। तो पहली टिप तो मेरी आपसे ये रहेगी कि आप इस तरह से कर सकते हो। इससे बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी आपको पेपर की कि हाँ ये चीज़ मुझे अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने कर दिए तो आगे बढ़ते हैं। ये टेस्ट 1 था, टेस्ट 2 भी मैं अपलोड कर चुका था और आज मैं टेस्ट 3 अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। आपको डेली टेस्ट देना है, बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने तो उतना पढ़ा भी नहीं है। ये जो टेस्ट, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें अभी स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आप जब 5-6 टेस्ट दे चुके होंगे ना तो तुरंत तुरंत आप इसको कोड वर्ड टाइप में लिख लोगे। मुश्किल से 2 मिनट के अंदर आपके सामने आपके इतनी शीट में आपका पूरा पेपर होगा कि आपको पूरी क्लियरिटी होगी कि मुझे क्या क्या करना है। और जब क्लियरिटी होती है ना कि इतने इतने क्वेश्चन मुझे आते हैं तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है और फिर तो चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि आपको टेस्ट कब देना चाहिए कि आप पूरे दिन में देखो, पूरा सुबह से शाम तक आपका सिर्फ पढ़ाई का ही होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर जो कुछ और काम कर रहे हो तो मतलब आप CPWD से दूर जा रहे हो। मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ। मुश्किल से 26 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, कुछ 10 दिन बीच में बचे हैं। इस टाइम में बिल्कुल आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। कमेंट्स भी अगर आप करो तो सिर्फ ये हो कि जैसे आपकी कुछ ज़रूरत का कुछ चीज़ हो, आपको पूछनी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ऑल्दो मेरा भी एग्ज़ाम है, कभी कभी मैं देख लेता हूँ तो रिप्लाई कर देता हूँ मैं कमेंट्स का, लेकिन मतलब कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स नहीं करने हैं कि जैसे कि CPWD मिल जाएगा तो पोस्टिंग कहाँ पे होगी हमारी। यार ये सब चीज़ें बाद में देखते हैं, इन सब चीज़ों को पहले 26 तारीख को एग्ज़ाम है, CPWD ले लो पहले, उसके बाद देखेंगे पोस्टिंग वोस्टिंग की बातें। तो ये सब चीज़ें, हाँ टेस्ट आपको पूरे दिन के किस टाइम में देना है। सबसे अच्छी रिकमेंडेशन मेरी आपको ये रहेगी, टेस्ट उस टाइम पे दो जो सबसे बेकार टाइम आपका हो। जैसे आप पढ़ाई करते हो पूरा दिन, कोई ऐसा टाइम ज़रूर होता है जो आपका टाइम बिल्कुल ऐसे ही निकल जाता है, आप उस टाइम पे पढ़ के थक जाते हो और फिर उसके बाद बातें बातें करने लग जाते हो फ़ोन वोन पे, या फिर कुछ और करने लग जाते हो लेकिन पढ़ाई नहीं करते हो। टेस्ट उस टाइम पे दो, क्योंकि टेस्ट को देने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं लगता। अगर जो आपने टेस्ट स्टार्ट कर दिया तो 2 घंटे आपके कब निकल जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो ये वो वाला टाइम भी आपका यूटिलाइज हो जाएगा जो आप बिल्कुल बेकार जा रहा है आपका, और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। आपको दिमाग में ये भी नहीं आएगा कि यार रोज़ मैं एक टेस्ट दूंगा मेरे 2 घंटे चले जाएंगे। पहली बात तो टेस्ट देना ही है, 2 घंटे जा नहीं रहे हैं, इसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा। तो जैसे मान लो आपने शाम 7 बजे तक आपने पढ़ाई की, 7 बजे के बाद आपका टाइम बिल्कुल बेकार चला जाता है घूमने घूमने में ही, तो 7 से 9 टेस्ट दे दो। ठीक है, तो ये टेस्ट आप उस टाइम पे दो, उसके बाद फिर एनालिसिस भी करो। टेस्ट देने के बाद एनालिसिस कर रहे हो, टेस्ट देना आधा काम है, फिर एनालिसिस करना बाकी का आधा काम है, क्योंकि आपको देखना भी तो पड़ेगा आपको क्या नहीं आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये टेस्ट उसी टाइम पे दो जिस टाइम पे आपका बिल्कुल बेकार टाइम हो, जिस टाइम पे बिल्कुल आप एक्टिव हो, उस टाइम पे सिर्फ सिर्फ रिवीजन करो, चीज़ें सीखो, ठीक है, और प्रैक्टिस करो। लेकिन जिस टाइम पे बिल्कुल पैसिव टाइम हो आपका, उस टाइम पे आप टेस्ट दे सकते हो। बेस्ट टाइम तो तभी रहेगा, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल ख़राब टाइम पे अपना टेस्ट दे दिया, जिस टाइम पे आपका दिमाग नहीं चल रहा है, ठीक है, जिस टाइम पे आपको कुछ मतलब एक्टिव नहीं हो आप, तो पेपर में भी अगर किसी दिन ऐसा हुआ जैसे सुबह के टाइम टेस्ट देने जाओगे, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ दिमाग चलता ही नहीं है उस टाइम पे, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है। तो अगर जो आप ऐसे टाइम पे पेपर देने की प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ पे आपका कैसा भी मूड होगा आप टेस्ट दे दोगे। तो मेरी तरफ से टिप आपको ये रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिवाइज हो गया, ठीक है। कुछ टिप्स बताता हूँ आपको न्यूमेरिकल के लिए। जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, टिप ये है कि आपको चीज़ों को प्रैक्टिकली आपको चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए। मतलब जैसे आपने क्वेश्चन इसके अर्थ प्रेशर के बहुत बार सोल्व किए होंगे, आप इसके अंदर डायग्राम बनाते हो, जैसे ये है, इसका डायग्राम बनेगा ये, ठीक है। उसके बाद ये नीचे चला जाएगा कि इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। अच्छा 25 डिग्री है तो कम होगी वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे C भी है तो यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा, इस तरह से जाएगी वैल्यू। तो मतलब आप इस तरह से बनाते हो। मान लो आपने प्रेशर देखा, यहाँ पे आपका प्रेशर आ रहा है 0.91, ये मान लो। तो जब भी आप जैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको पता होती हैं चीज़ें कि यार कुछ 10-15 तो आना चाहिए। मतलब एक ये आपको जो चीज़ें होंगी डेवलप, ये सिर्फ तभी होंगी जब आप बहुत बार क्वेश्चन कर चुके होंगे। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे वैल्यू अजीब सी आ रही है, तो ये नहीं कि सीधा क्वेश्चन सोल्व किया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आपकी अजीब सी वैल्यू आई, आपने सोचा कि यार टाइम तो लग गया इसके अंदर, पूरा सोल्व करके आंसर लिख ही देता हूँ। सिर्फ आंसर लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे,
अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा है कि यहाँ पे मेरी शायद वैल्यू गलत आ रही है, या तो उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दो, दूसरे क्वेश्चन कंप्लीट करो, या फिर तभी उसको चेक कर लो कि कहीं ऊपर मैंने गलती तो नहीं की। कई बार वाटर टेबल लेना भूल जाते हैं, ठीक है, सब चीज़ें ऐड नहीं की, यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, तो जब भी अजीब सी कुछ वैल्यू आए, वियर्ड सी वैल्यू आए, तो एक बार देख लेना। जैसे आप SFD BMD कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी अजीब सी वैल्यू आ गई कि जैसे 10 किलो न्यूटन का लोड दे रखा है, यहाँ पे 1000 किलो न्यूटन, इस टाइप से कुछ चीज़ें आ गई, आपने कुछ कैलकुलेशन की थी, आ सकती है वैल्यू आपसे कुछ, अगर जो मान लो मिस्टेक हुई, लेकिन ऐसी कुछ आई, तो ये मत सोचना कि वही वैल्यू सही है और उसके हिसाब से पूरा कुछ। मेरा मतलब ये है कहने का कि हाँ देखो, काफ़ी रेंज सी में वैल्यू आई तो हाँ उसमें आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ी वियर्ड वैल्यू आ रही है तो एक बार चेक कर लो, ठीक है। और अगर तभी चेक नहीं करना है तो अभी तब उसको क्वेश्चन को छोड़ दो और आगे वाले क्वेश्चन कंप्लीट करो, ठीक है। मतलब ये टिप मेरी तरफ से आपके लिए है। जैसे आपने सुपर एलिवेशन का क्वेश्चन किया, ई की वैल्यू 1.7 आ गई, इसकी वैल्यू लगभग 0.07 के आसपास रहनी चाहिए, आपकी ई की वैल्यू 1.7 आ गई। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बना हो कि 1.7 आ जाए, लेकिन नॉर्मली नहीं आती है। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है, आपने क्वेश्चन किए हैं, तो आपको आइडिया होगा कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ जाने वाली है। जैसे वाइडनिंग ऑफ रोड है, उसकी वैल्यू 0.001.1 इस टाइप से आती है। अगर आपको वाइडनिंग की ही वैल्यू आपकी मान लो 10 मीटर आ गई, आपने कुछ किया और कुछ गलती हो गई आपकी, तो या तो उसको करेक्ट करो वहीं पे, या फिर करेक्ट करने का टाइम नहीं है तो छोड़ के आगे बढ़ो, बाकी इसके क्वेश्चन करो। एक ही क्वेश्चन में मत उलझो, बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए। आपको अगर जो सभी क्वेश्चन आते हैं, 300 क्वेश्चन, 300 नंबर का अटैम्प्ट करना है, तो आप एक क्वेश्चन में उलझे नहीं रह सकते, आपको सभी क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। एक टिप तो ये हो गई। अच्छा, कुछ कैलकुलेशंस करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो x⁴ प्लस 5x² प्लस 9x⁴1/3 = 0, ऐसा कुछ है, मैंने बिल्कुल रैंडमली लिख दिया है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर और क्यूब के लिए तो आपके कैलकुलेटर में फंक्शन होता है, लेकिन अगर जो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो यहाँ पे चलो, x⁴ है, तो x⁴ देखो यहाँ पे अल्फ़ा का बटन है, रेड कलर का यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा, ठीक है, ये ऊपर की साइड अल्फ़ा का बटन है। आप क्या करोगे, अल्फ़ा का बटन जैसे शिफ्ट है ऐसे ही अल्फ़ा है, तो ये क्या है, रेड वाली वैल्यू पकड़ेगा। शिफ्ट जो हम दबाते हैं तो येलो वाली वैल्यू पकड़ता है। तो अल्फ़ा आपने दबाया और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लिया, जैसे आपने एक्स ले लिया, ठीक है, एक्स आपने ले लिया। अब इसकी पावर 4 प्लस, यहाँ पे प्लस है, फिर 5 इंटू अल्फ़ा एक्स, जो आपने वेरिएबल लिया पहले उसको ही लेना है, का स्क्वायर, प्लस 9 इंटू अल्फ़ा एक्स टू दी पावर 1/3 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 1/3। अब इक्वल टू नहीं करना है यहाँ पे, अल्फ़ा इक्वल टू करना है, ठीक है, और इसको 0 के बराबर करना है। उसका लिखना है शिफ्ट सोल्व। थोड़ा टाइम लग जाता है इसके अंदर, क्योंकि थोड़ी अजीब कैलकुलेशन है, वियर्ड कैलकुलेशन है। देखते हैं कुछ आता भी है इससे। नहीं, कैलकुलेटर इस इक्वेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो कुछ आसान कैलकुलेशन ले लेते हैं। आ गई x=0, ये तो ऑब्वियस वैल्यू इसने निकाल दी, x=0 इसकी, दूसरा कोई इसका रूट नहीं निकाला। कोई और इक्वेशन से ट्राई करते हैं इसको। चलिए थोड़ी सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं इससे। x⁴ अल्फ़ा x टू दी पावर 4 प्लस 5 इंटू अल्फ़ा x टू दी पावर 3 माइनस 5 इंटू अल्फ़ा x स्क्वायर माइनस 1, अल्फ़ा इक्वल टू 0। शिफ्ट सोल्व। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। पुट भी करोगे तब भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 5 माइनस 5 माइनस 1 = 0, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के ऐसी कैलकुलेशन ली थी ताकि क्रॉस चेक भी मैं कर सकूँ। तो अगर क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है, अगर जो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आई तो आप फंक्शन से ही यूज़ करोगे। लेकिन अगर जो आपके पास ऐसे मतलब x⁴ में या फिर x⁴1/3 इस टाइप से कैलकुलेशन आ जाती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अच्छा, जैसे ये इक्वेशन है, टीवी की वैल्यू मान लो आपके पास 0.848 है, तो आपको पता है 0.848 होती है, तो आपका 10% यू आता है। इसको सोल्व कैसे करोगे आप, तो कैलकुलेटर में क्या करोगे आप, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो 1.781। अच्छा, इसको भी आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना ये जो फंक्शन है आपको बताया है अल्फ़ा वाला, इसका यूज़ तभी करना जब आप सही सोल्व ना कर सको। अगर आप मैनुअली इसको इधर उधर करके कर पा रहे हो चीज़ों को, तो उस तरह कर लो, क्योंकि टाइम लग जाता है कई बार ये सोल्व कर नहीं भी कर पाता है, अगर थोड़ा पीछे लेवल का थोड़ा कैलकुलेटर होता है। तो इसको आप कर लोगे, -0.848 = 0.933 log 100 माइनस यू। इसको नीचे ले जाओ, 1.781 माइनस 0.848 अपॉन 0.933 = log
100 माइनस यू। अब देखो इसको माइनस करो पहले, 1.781 माइनस 0.848 अपॉन 0.933, 1 आ गया। ठीक है, अब जैसे 1 इजगल टू log 100 माइनस यू। अब इसको कैसे सोल्व करना है, देखो log का जो बेस होता है यहाँ पे 10 है यहाँ पे, ठीक है। अगर जो ln होता है तो ln का बेस होता है यहाँ पे e, तो अगर जो इसका 10 बेस है तो आपको u की वैल्यू अगर जो निकालनी है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो बेस होगा इसकी पावर ये 10 की पावर 1 इज इक्वल टू log हट जाएगा यहाँ पे 100 माइनस यू। ठीक है, दोबारा समझो कि जैसे मान लो ये ln होता है x इज इक्वल टू 7, मान लो ये होता, यहाँ पे ln लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जो बेस होगा उसकी पावर ये हो जाएगा e की पावर 7, इस तरह से होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप फिर सीधा कर सकते हो u इज इक्वल टू 100 माइनस 10, और ये हो गया 90% आंसर, जो कि आपको पता भी है 0.848 की वैल्यू 90% पे ही आती है। तो मेरी तरफ से ये सब आपके लिए टिप्स थी। कभी बीच में फिर से टाइम मुझे मिलेगा तो मैं बना दूंगा। 19 तारीख के बाद मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं उसके बाद कुछ ज़्यादा एफर्ट कर पाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन 19 तक तो मैं काफ़ी बिजी टफ शेड्यूल रह रहा है मेरा, क्योंकि नॉन टेक और टेक दोनों ही पढ़ना पड़ रहा है मुझे। तो अभी के लिए तो मैं इतनी हेल्प कर पाऊँगा। बाकी हाँ, टेस्ट 3 आज अपलोड कर दूँगा मैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके नीचे उसी के मार्क्स भी आपको अपलोड करने हैं, ताकि आप एनालाइज कर सको अपने मार्क्स से, बाकी के मार्क्स से, कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और आपको कितनी मेहनत करनी है। जब आप वहाँ पे टेस्ट के मार्क्स आप अपलोड करते हो तो बाकियों को भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सब लोग टेस्ट दे रहे हैं, वरना टेस्ट सीरीज़ ऐसी की ऐसी पड़ी रह जाती है। मुश्किल से कोई बच्चा टेस्ट देता है, बहुत कम बच्चे टेस्ट देते हैं, उनका ही सिलेक्शन हो जाता है। तो टेस्ट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए अलग से आपके लिए कंपाइल की भी है टेस्ट सीरीज़। तो अभी इस वीडियो के नीचे आपको टेस्ट मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।